नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय जोहार। साथियों, इस ऐतिहासिक घटनाकाल के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। क्या आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की सीमाएं कभी कटक और बंगाल तक फैली थीं? और इस नामुमकिन काम को मुमकिन किसने बनाया था? एक ऐसा राजा जिसने नागपुर को अपनी राजधानी बनाकर मध्य भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। आज के वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे रघुजी भोसले के उन सैन्य अभियानों से जिन्होंने मुगलों और नवाबों की नींद उड़ा दी थी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बंगाल के इतिहास में 18वीं शताब्दी का वह दौर मराठा आक्रमण या बर्गी हमलों के नाम से जाना जाता है, जो आज भी बंगाल की लोक कथाओं और लोरी में खौफ के प्रतीक के रूप में दर्ज है। नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंडित के नेतृत्व में हुए इन आक्रमणों ने बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। यहाँ रघुजी भोसले के काल में हुए उन आक्रमणों और उनके प्रभाव की प्रमुख बातें दी गई हैं। आक्रमण का उद्देश्य और पृष्ठभूमि। 1741 से 1751 के बीच रघुजी भोसले ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर लगभग 6 बार आक्रमण किए। इनका मुख्य उद्देश्य बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान से राजस्व का चौथा हिस्सा वसूलना था। बर्गी का आतंक। मराठा घुड़सवारों को बंगाल में बर्गी कहा जाता था। उनके हमलों की शैली छापामार थी। वे अचानक गांवों में घुसते, लूटपाट करते और नवाब की सेना के आने से पहले गायब हो जाते। समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन खान और सलीम उल्लाह के वृत्तांतों के अनुसार इन आक्रमणों में आम जनता को भारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अत्याचार के स्वरूप। ऐतिहासिक स्रोतों जैसे महाराष्ट्र पुराण के अनुसार मराठा सैनिकों ने न केवल शाही खजाने को लूटा, बल्कि गांवों को जलाना, फसलों और गोदामों को आग लगा दी गई ताकि नवाब की रसद काट दी जाए, जिससे अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। व्यापारियों का उत्पीड़न। जगत सेठ जैसे बड़े सेठों से लेकर आम दुकानदारों तक को प्रताड़ित किया गया। जनसाधारण पर हिंसा। लूट के माल का पता ठिकाना जानने के लिए ग्रामीणों के साथ क्रूरता की गई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए गंगा पार कर पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश, भाग गए। सांस्कृतिक प्रभाव। खोका घुमलो, पाड़ा जुड़लो। बंगाल में आज भी एक प्रसिद्ध लोरी गाई जाती है जो उस दौर के डर को बयां करती है। खोका घुमलो, पाड़ा जुड़लो, बर्गी एलो देशे। बुलबुलते धान खेये छे, खाजना देबो किसे। अर्थ, बच्चा सो गया, मोहल्ला शांत हुआ, क्योंकि देश में बर्गी आ गए हैं। बुलबुलों ने धान खा लिया है, अब हम लगान टैक्स कैसे भरेंगे। कलकत्ता की मराठा डिच। मराठों के डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता, अब कोलकाता, की रक्षा के लिए शहर के चारों ओर एक गहरी खाई खोदी थी, जिसे मराठा डिच कहा जाता था। आज कोलकाता की लोअर सर्कुलर रोड का इलाका इसी खाई के ऊपर बना है। संधि और परिणाम। लगातार 10 वर्षों के संघर्ष और जान माल की हानि के बाद 1751 में नवाब अलीवर्दी खान और रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुई। उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया गया। नवाब ने सालाना 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना स्वीकार किया। यद्यपि मराठा साम्राज्य का विस्तार भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन बंगाल के संदर्भ में रघुजी भोसले के ये अभियान प्रशासनिक विजय से कहीं अधिक आर्थिक और मानवीय त्रासदी के रूप में याद किए जाते हैं। इसने बंगाल की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, जिसका फायदा आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। तो दोस्तों, वीडियो में जो कुछ बताया गया है, आप सहमत हैं? इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे जानते हैं छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रादुर्भाव।
दोस्तों देखा गया है व्यू तो भर भर कर आ रहा है, किंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप सब नहीं कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान होता है। तो नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय जोहार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जब यहाँ की जनता ने एक मराठा राजा की मृत्यु पर शोक में अपने घर के चूल्हे तक नहीं जलाए थे। जहाँ बंगाल में मराठा बरगी खौफ का प्रतीक थे, वहीं छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले को एक न्यायप्रिय देवता की तरह पूजा गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक बिंबाजी भोसले और उनके शानदार शासन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया इनबॉक्स में लिखें। बिंबाजी का आगमन 1758 में हुआ। वे नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सबसे छोटे पुत्र थे। जब मराठों ने कलचुरी वंश को हटाया, तब बिंबाजी को छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। प्रशासनिक सुधार और न्याय व्यवस्था। उन्होंने रतनपुर के किले में एक न्याय का चबूतरा बनाया था, जहां वे खुद जनता की फरियाद सुनते थे। सैन्य शक्ति। उन्होंने छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए एक व्यवस्थित सेना तैयार की। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। रामटेक मंदिर। रतनपुर। इस भव्य मंदिर का निर्माण बिंबाजी ने ही करवाया था। दशहरा उत्सव। छत्तीसगढ़ में बस्तर के साथ साथ रतनपुर के दशहरे को भव्य रूप देने का श्रेय उन्हें जाता है। संगम। उन्होंने मराठी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जोड़ने का काम किया। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, आगे और भी जानकारी दी गई है। ब्रिटिश अधीन भोंसला शासन और जिल्हेदार व्यवस्था 1818-1854। मराठा-अंग्रेज युद्धों के बाद जब रघुजी भोंसले तृतीय अल्पवयस्क छोटे थे, तब छत्तीसगढ़ का प्रशासन कुछ समय 1818-1830 के लिए ब्रिटिश अधीक्षकों जैसे कैप्टन एडमंड और पी वेंसेग्न्यू के हाथ में चला गया। जिल्हेदार व्यवस्था। 1830 में जब रघुजी तृतीय वयस्क हुए, तो शासन वापस भोंसला राजा को सौंप दिया गया। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ का मुख्यालय रतनपुर से बदलकर रायपुर किया और शासन चलाने के लिए जिल्हेदारों की नियुक्ति की। यह व्यवस्था 1854 तक चलती रही, जब भोसले राजवंश का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। छत्तीसगढ़ पर भोसले शासन का प्रभाव। भोसला शासकों, विशेषकर रघुजी भोसले के परिवार का छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सामाजिक और राजनीति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। प्रशासनिक एवं भाषाई प्रभाव। मराठी और मोडी लिपि का आगमन। शासन की आधिकारिक भाषा के रूप में मराठी, उर्दू और मोडी लिपि का प्रयोग शुरू हुआ। आज भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा पर मराठी शब्दों का प्रभाव साफ दिखाई देता है। परगना पद्धति। राजस्व वसूली के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को गढ़ों से बदलकर परगनों में व्यवस्थित किया गया, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ। सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रभाव। राम टेकरी मंदिर। रतनपुर। बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में पहाड़ी पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी आस्था का बड़ा केंद्र है। दुधाधारी मठ। रायपुर के प्रसिद्ध दुधाधारी मंदिर और मठ के विकास में भोसले शासकों ने बहुत बड़ी आर्थिक सहायता और भूमि दान दी थी। दशहरे में सोनपत्ती की परंपरा। छत्तीसगढ़ में विजयादशमी दशहरे के दिन एक दूसरे को सोनपत्ती, शमी के पत्ते बांटकर शुभकामनाएं देने की परंपरा मराठों के आगमन के साथ ही शुरू हुई थी। सामाजिक सुधार। रघुजी तृतीय का काल। रघुजी भोसले तृतीय के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश प्रभाव में ही सही, कुछ बड़े सामाजिक सुधार किए गए। सती प्रथा पर रोक। छत्तीसगढ़ के इलाकों में सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया।
नरबली प्रथा का अंत बस्तर और करौंद, ओडिशा सीमा के क्षेत्रों में मां दंतेश्वरी मंदिर के नाम पर होने वाली नरबली प्रथा को कड़ाई से बंद कराया गया। ठगी और लुटेरों का दमन। इस क्षेत्र में सक्रिय ठगों और मुल्तानी लुटेरों के गिरोहों का पूरी तरह सफाया किया गया, जिससे व्यापार और राहगीर सुरक्षित हुए। निष्कर्ष: रघुजी भोंसले और उनके वंशजों का छत्तीसगढ़ पर शासन राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक शोषण सूबा काल के दौरान से भरा जरूर रहा, लेकिन उन्होंने ही बिखरे हुए छत्तीसगढ़ को एक प्रशासनिक सूत्र में पिरोया। उनके द्वारा स्थापित की गई सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई जड़ें आज भी छत्तीसगढ़ के जनजीवन का एक अटूट हिस्सा है। तो दोस्तों, यह ऐतिहासिक कथा कैसी लगी? इनबॉक्स में लिखें। दोस्तों, देखा गया है, व्यू तो खूब आ रहा है, लेकिन आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों चलिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण प्रणालियां लागू की गईं: सूबा शासन व्यवस्था और परगना पद्धति। जहां सूबा व्यवस्था ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया, वहीं परगना पद्धति ने राजस्व रेवेन्यू वसूली को एक नया स्वरूप दिया। इन दोनों व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है। 1. सूबा शासन व्यवस्था 1787-1818। बिंबाजी भोंसले की मृत्यु के बाद नागपुर के शासक व्यंकोजी भोंसले, रघुजी द्वितीय के भाई, को छत्तीसगढ़ का कार्यभार मिला। व्यंकोजी स्वयं नागपुर में रहते थे और छत्तीसगढ़ की जनता से उनका सीधा जुड़ाव नहीं था। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का शासन चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें सूबेदार कहा गया, और इस पूरी व्यवस्था को सूबा शासन कहा गया। सूबा व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं: केंद्र नागपुर, छत्तीसगढ़ का वास्तविक शासक नागपुर में बैठता था और सूबेदार केवल उसके प्रतिनिधि एजेंट के रूप में रतनपुर से शासन चलाते थे। ठेकेदारी प्रथा, नीलामी। सूबेदारों की नियुक्ति एक तरह से नीलामी के जरिए होती थी। जो व्यक्ति नागपुर के राजा को सबसे ज्यादा राजस्व कर देने का वादा करता था, उसे छत्तीसगढ़ का सूबेदार बना दिया जाता था। असीमित अधिकार। सूबेदारों के पास सैनिक, दीवानी, सिविल और फौजदारी क्रिमिनल मामलों के असीमित अधिकार होते थे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सूबेदार: महीपत राव दिनकर, प्रथम सूबेदार। इनके समय में ही प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। इनके काल में शासन की शक्ति सूबेदार के हाथ में न होकर आनंदीबाई, बिंबाजी की विधवा, के हाथों में केंद्रित रही। विट्ठल दिनकर, यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सूबेदार माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की थी। भवानी कालू, इनका कार्यकाल बहुत छोटा और शांत रहा। केशव गोविंद, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। इन्होंने पिंडारियों के आक्रमण से छत्तीसगढ़ की रक्षा की और उनके समय में कोलिन कोलब्रुक नामक अंग्रेज यात्री छत्तीसगढ़ आया था। यादव राव दिवाकर, अंतिम सूबेदार। इनके समय में छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। सूबा शासन का प्रभाव: यह काल छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे शोषक और क्रूर काल माना जाता है। चूंकि सूबेदारों की नियुक्ति नीलामी से होती थी, इसलिए उनका एकमात्र उद्देश्य कम समय में जनता से ज्यादा कर वसूल कर नागपुर भेजना और खुद का मुनाफा कमाना था। इसके कारण किसानों, व्यापारियों और आम जनता का भारी उत्पीड़न हुआ। 2. परगना पद्धति, परगना सिस्टम। सूबा शासन के दौरान ही प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और राजस्व वसूली को व्यवस्थित करने के लिए परगना पद्धति लागू की गई। इसके सूत्रधार सूबेदार विट्ठल दिनकर थे। परगना पद्धति की कार्यप्रणाली: गढ़ों का पुनर्गठन। कलचुरी काल से चली आ रही छत्तीसगढ़ों की पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।
विट्ठल दिनकर ने पूरे छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित कर दिया। बाद में अंग्रेजों के समय इनकी संख्या घटाकर 39 से 9 कर दी गई थी। राजस्व का केंद्र प्रत्येक परगना कई गांवों का एक समूह होता था, जिसका मुख्य कार्य लगान, टैक्स इकट्ठा करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक इसी तरह की वीडियो के साथ। आपका साथी ज्वाला सिंह, चांपा, छत्तीसगढ़।